कैसे हो आप लोग और क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले। बहुत अच्छी सभ्यता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सारा कुछ, और मैं बिल्कुल फुल डिटेल्स इस वीडियो में बताया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता आखिरकार कैसी सभ्यता थी, वहाँ के लोग कृषि कैसे करते थे, उनका धर्म क्या था, घर कैसे बनाते थे, उनके पास खाने पीने का क्या साधन था, सारा कुछ। ठीक है, जो इस सभ्यता के अंदर हुई है, कौन इसको खोदा है, फिर आखिरकार कैसे इस सभ्यता का पतन हो गया, इस सभ्यता का अंत हो गया, ये जानना बहुत जरूरी है कि एक इतनी अच्छी सभ्यता, इतनी विशाल सभ्यता, जिसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से, ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के नाम से, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इस सभ्यता का अंत आखिरकार कैसे हो गया, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितने भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे सारे कुछ आपके क्लियर होंगे। और मेरा भी मन था यार कि इस सभ्यता को मैं पढ़ूँ, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैं पढ़ूँ। मैंने इसको अच्छे तरीके से एनालाइज किया, अच्छे से पढ़ा, और फिर मुझे लगा मैं इसे पढ़ाऊँ। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, वो भी अच्छे तरीके से, एक बार दे दूँ ख़त्म। इस वीडियो को सिर्फ आपको देख बस लेना है, बस नोट्स वोट कुछ भी नहीं बनाना है, खाली देख लेना है। जब आप देखोगे तो आप रियलाइज़ कर लोगे कि आखिरकार उस समय के लोग 2500 सदी ईसा पूर्व के लोग, 2400 ईसा पूर्व के लोग, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया, मिस्र के सब, वो सब लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे व्यापार करते थे, ये सारा कुछ जानने को मिलेगा। बहुत अच्छी सिविलाइजेशन है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले बहुत अच्छा सा टॉपिक है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, इसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुझे लगता है कि यार इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि जो जैसे देखो जिस तरह से मानव का विकास हुआ है ना, आज हम लोग घर में रह रहे हैं, हमारे घर के बगल में नाली रहती है, दरवाज़ा रहता है, घर का दरवाज़ा मतलब रोड की तरफ होता है, पानी की सुविधा होती है। तो ये जो सभ्यता थी ना, हड़प्पा सभ्यता, ये बहुत पुरानी सभ्यता है ये, है ना। इसको हम लोग मोहनजोदाड़ो के नाम से भी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो बात आती है 1920 में। कुछ वैज्ञानिक लोग, इस समय यदि देखा जाए कि ये हड़प्पा कहाँ पर पड़ता है, तो देखो 1920 में भारत और पाकिस्तान एक था, तो ये पूरा भारत में ही आता था। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ तो ये जो हड़प्पा वाला एरिया है वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। ठीक है, तो अभी ये जो मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, हड़प्पा है, ये सभी कहाँ पर पड़ता है, तो ये पाकिस्तान में है। समझ रहे हो। तो 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने, ठीक है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग था वो 1920 में विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन मतलब उसको वहाँ पर खुदाई की गई, देखा गया क्या मिला क्या नहीं मिला, कैसे था। ठीक है, तो यहाँ पे अवशेष मिले, तो उसी अवशेष से हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज की गई। ठीक है, ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये नगर थे, विशाल नगर थे। नगर का मतलब समझ रहे हो आप लोग, नगर जैसे कोई बड़ा शहर, आपके दिमाग में नगर आ रहा है तो लखनऊ याद करो, लखनऊ याद करो। क्या याद करोगे लखनऊ में? बड़े बड़े पार्क हैं, देखो जैसे अभी तो लुलु माल खुल गया है ना, उधर लुलु आ गया बच्चों को डरवाने के लिए। तो बड़े बड़े पार्क होंगे, शॉपिंग मॉल होगा, नहाने की व्यवस्था होगी, सारा कुछ है ना, एक क्लियर वे में होगा, है ना, पानी की सारी व्यवस्थाएं होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो सोचो उस समय प्राचीन नगर थे ये। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता में सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, खेती क्या करते थे, पूजा किसकी करते थे, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो सच में बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो जल्दी से अभी से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी खोज मतलब उत्खनन कौन किया था, खोजा कौन था इसका। देखो जे फ्लीट, ठीक है, जे फ्लीट द्वारा मुहरों की खोज के बाद, जो मुहर होते हैं ना, मुहर बोलते हैं आज हम लोग गांव की, जो मतलब
महिलाएं होती हैं उनके मुंह से आप लोग सुनेंगे मुहर होता है ना, सारी चीज़ होती हैं। ये मैं भी सुना हूँ इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जे फ्लीट नामक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा मुहर खोजी गई थी 1921 और 1922 में हड़प्पा में, ठीक है। तो वहाँ पर इनको ऐसा कुछ सामान मिला था। देखो इन सभी जो प्राचीन चीज़ हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ हैं, उनको खोदने के लिए एक भारत में एक पुरातत्व विभाग काम करता है। कौन सा काम करता है? पुरातत्व विभाग, ठीक है। और यही पुरातत्व विभाग जो है सारी चीज़ें इनमें करता है, ठीक है। तो देखो हड़प्पा में सर जॉन हार्बर्ट मार्शल के तहत एक उत्खनन अभियान के दौरान पहली बार सभ्यता की खोज हुई, ठीक है। अगर बात की जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई या किसने किया, तो 1921 से 1922 में सर जॉन हार्बर्ट मार्शल के द्वारा, ठीक है। तो हड़प्पा के खंडहरों की खोज मार्शल, राय बहादुर, दयाराम साहनी का भी नाम आता है, ठीक है। ये सभी लोग मिल के किए थे, समझ रहे हो। हड़प्पा जो सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, ये सब लोग मिल के किए थे। कौन? मार्शल ने, राय बहादुर ने, दयाराम साहनी, इनका तो नाम याद रखना, दयाराम साहनी अलग से याद रखना, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट नाम है ये लोग सब पुरातत्व विभाग के लोग थे, सब लोग खोजे वहाँ पे देखे, ठीक है। तो दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स है ना, वस्त्र मैं बोल रहा हूँ, वत्स नॉट वस्त्र, वत्स ने की थी, ठीक है। ये नाम याद रखना भैया, मार्शल, राय बहादुर, दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने इनकी खोज की थी, ठीक है। चलो देखो आगे देखते हैं। अभी लोग देखें खेती क्या करते थे, ये सब लोग कैसे रहते थे, पूजा क्या करते थे, खाना क्या खाते थे, व्यापार कैसे करते थे, ठीक है। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया, ठीक है। देखो सभ्यताएं थी, तो इधर जैसे मेसोपोटामिया की एक सभ्यता यहाँ पे है, ठीक है। मिस्र की सभ्यता अपनी यहाँ पे है, सिंधु घाटी की सभ्यता ये यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया। मतलब यहाँ के इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस मेसोपोटामिया में, फारस में जाते थे, ठीक है। वहाँ पर इनके कुछ अवशेष मिले कि भाई यहाँ के लोग इनके पास आते थे, है ना। तो सोचो उस ज़माने में लोग कम्युनिकेट कर रहे थे आपस में। अभी पता चलेगा किस ज़माने की बात की जा रही है, किस ईसा पूर्व की बात की जा रही है, ठीक है। और ये लोग आपस में व्यापार भी करते थे भाई। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है बहुत पुरानी सभ्यता है ये, ठीक है। और ये व्यापार भी करते थे। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। इन लोगों की तुलना में ये सभ्यता बेहतर थी, ठीक है। कौन सी? सिंधु घाटी की सभ्यता। यह एक ऐसी सभ्यता है जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था, ठीक है। जो व्यापार करते हैं, ठीक है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो धनाढ्य, मतलब उनके पास ढेर सारा धन था। तो मतलब यही सभ्यता से ऐसा हुआ था। और आज भी देखो व्यापारी वर्ग धनाढ्य होता ही है ना। जो बिजनेस करता है देखो खूब ढेर सारे पैसे होते हैं, जो नौकरी करता है वो नौकर ही रह जाता है, जो बिजनेस करता है वो मालिक बनता है ना। ये चीज़ सुने हो ना, बिल्कुल आसानी से सुनने को मिल जाता है। गली मोहल्ले में जो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है उसका ज्ञान यही रहता है, ठीक है। जो जीवन में कुछ पैसा नहीं कमा पाता है वो तुम्हें करोड़ों कमाने की सपना दिखा देता है बैठे बैठे, ऐसे करके ऐसे कर लो, ठीक है। उनकी बातों को इग्नोर करना। और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी, ठीक है। यानी कि जैसे आज हम लोग देखो रोड पे ज़मीन लेते, कहते भाई रोड पे ज़मीन ले लो, किस लिए? कुछ नहीं कर पाए व्यापार करोगे, धंधा करोगे, ठीक है। शॉप को बनवा देंगे, दुकान बनवा देंगे, उसको किराए पर उठा देंगे, किराया आएगा उससे, ठीक है, रेंट आएगा। तो तुम अभी से नहीं सोच रहे हो, तुम ये मत सोचो कि तुम बहुत बड़े कोई है ना, बहुत बड़े 30 मार खा हो, कि तुमने दिमाग लगा लिया, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज काम कर रहा है। जितना तुम्हारा दिमाग आज की डेट में काम कर रहा है कि रोड के किनारे ज़मीन लेना, घर बनवा रहा है, उससे ज़्यादा दिमाग तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का करता था। वो लोग बिजनेस करने दूसरे देश जाते थे, है ना, दूसरी सभ्यता से जाके मिलते थे, दुकानें बनाते, दुकानों की कतार बनाते थे। तुम 4 दुकानें, 10 दुकानें, किसी ने 20-25 दुकानें बनवा दी ना तो बहुत बड़ा अपने आप को वो समझने लगता है, राणा समझने लगता है कि मैं तो बस बिल्कुल वो हो गया। अरे क्या, कुछ नहीं है तू भाई, तू जितना कर रहा है ना उससे ज़्यादा तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कर गए हैं। वो भी आज से अभी नहीं किए, बहुत साल पहले। इतने साल पहले तेरा अस्तित्व नहीं था, ठीक है। उन सब लोगों को भाव मत देना ज़्यादा,
था। चलो अब परिचय की बात आती है, ठीक है। अब आया मेन परिचय, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। बहुत अच्छी सभ्यता। देखो सभ्यता हम लोग किस लिए पढ़ते हैं, ताकि हम देखें कि जो हमारे पहले के लोग जो थे किस प्रकार से वो रह रहे थे, कैसे उनका बिहेवियर था, कैसे घर बनाते थे, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, कैसे खाना खाते थे, है ना, कैसे व्यापार करते थे। उससे हमें सीखने को मिलता है। जैसे इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं बताइए। इतिहास पढ़ने का मेन एक रीज़न है, और उसका रीज़न यही है कि जो इतिहास में जो गलतियाँ हो गई हैं वो हम ना करें। और दूसरी चीज़ इतिहास इसलिए पढ़ते ताकि हमें पता चले कि पीछे हुआ क्या है, और जब पीछे हुआ क्या है ये पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाता है कि अब आगे ये गलतियाँ नहीं करनी है, नहीं तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत होता है, ठीक है, तो उसका अंत कैसे होता है ये देखना बहुत मज़ा आएगा। सबसे लास्ट में है, इसका अंत भी हो जाता है। चलो देखते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। देखो जिसके कई नाम हैं, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इतने ढेर सारे नाम कैसे हो गए, ठीक है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व, समझो 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। कितनी पुरानी है? 2500 ईसा पूर्व है भाई, 2500 ईसा पूर्व है। सोचो इतनी ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है ये, और आज की डेट में वर्तमान में ये पाकिस्तान में है और इसे पश्चिमी भारत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन के चार सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से अधिक उन्नति की थी, ठीक है। सोचो भारत के लोग भारत को ऐसे नहीं सोने की चिड़िया कहते थे, इतना बड़ा नाम भारत का था। देखो सोचो जब पहले सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की, चीन की 4 सबसे बड़ी सभ्यताओं में से सबसे अधिक उन्नत वाली सभ्यता थी। कौन? सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तो हल्के में मत लेना इंडियंस को, बहुत खतरनाक थे ये, अभी से नहीं खतरनाक है, पहले से ही खतरनाक है भैया। अब देखो क्या होता है, 1920 में कुछ वैज्ञानिक आते हैं, क्योंकि जैसे देखो भारत का चित्र बना लो ऐसे करके, लेकिन चित्र क्या ही बनाना, आज की डेट में वो सब उधर ही है, ये पाकिस्तान इधर है समझो। तो 1920 में भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई, ठीक है। तो इसका उत्खनन कब हुआ, खुदाई कब हुई? तो 1920 में हुई। किसने किया? तो अभी नाम आपने देखा था, मार्शल ने किया, है ना, दयाराम साहनी, ये नाम याद रखना सब, ठीक है। तो इन लोगों ने किया भैया, इसको खोदा ओदा देखा तो इसमें बड़े बड़े नगर दिखे। खोदा कैसे? इसके ऊपर मिट्टी भर गई। अब मिट्टी भर गई तो ये लोग गए ढूंढे ढांढे, कुछ मिला नहीं। जब मिला तो धीरे धीरे खोदने लगे, खोदते तो पूरा वो मिल गया भाई, पूरा नगर मिल गया। तो लोग लगे थे बहुत ढेर सारे साल। तो 1920 में सारा कुछ चल रहा था। क्लियर है? आगे देखो, भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर, जो उस समय के तत्कालीन जो थे डायरेक्टर थे, वो जनरल जॉन मार्शल। ये भाई ये अंग्रेज़ था, है ना। कौन था? अंग्रेज़ था, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन जो उस समय का जो डायरेक्टर था जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। 1920 में काम लगा और 1924 में मार्शल चाचा ने बता दिया कि भाई हम लोगों ने एक सिविलाइजेशन की खोज कर ली है, एक सभ्यता की खोज कर ली है, एक नई सभ्यता की खोज है। अब उस नई सभ्यता से जो जो चीज़ें मिलेंगी अब उनको बताया जाएगा क्या क्या मिला है। तो ये बता करके पूरे शहर में ऐलान कर दिया। मिल जाता तो इसको मैं पहले पीट देता, अभी आ जा तू, है ना। अब तो मार्शल मर गया होगा, वो भी सोच रहा होगा कहाँ से बात चल रही मेरी, है ना। देखो ऐसा काम करो ताकि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें, कैसे भी याद करें, या तो ख़राब काम में या तो अच्छे काम में, लेकिन याद करने चाहिए, ठीक है। अपनी प्रेजेंस दिखा के जाओ कि भाई हाँ मेरा ये नाम है और इस नाम से, इस गांव से, यहाँ से एक लड़का ऐसा पैदा हुआ था, इतना ख़तरनाक काम किया है वो, ठीक है। चाहे बैन हो जाओ किसी कंट्री में। आगे देखो, प्रारंभिक हड़प्पाई चरण
हरका चरण से संबंधित है। ठीक है, जो हड़प्पाई जो चरण है वो हकरा है, हरका नहीं है, हकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाखरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। ठीक है, ये भाई देख लेना, समझ लेना, इसको थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का लग रहा है। एक देखो सिंधु नदी है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी के बगल में ही बसी हुई थी। ठीक है, हड़प्पाई लिपि मतलब भाषा। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है। ठीक है, जो लोग लिखते थे भैया देखो कम्युनिकेट करने के लिए, आज हम लोग आपस में बातचीत करने के लिए हमारे पास क्या है, भाषा है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश है। इंडिया में बहुत ढेर सारी लैंग्वेजेस चलती हैं, तमिल, तेलुगु, कर्नाटका, बंगाली, गुजराती, मराठी, है ना, बिहारी अपना अलग ही ज्ञान बजाते रहते हैं। तो इस तरह करके तो इनकी जो लिपि थी वो 3000 पूर्व ईसा समय का मिलता है। ठीक है, इस चरण की विशेषता में एक केंद्रीय इकाई का होना और बढ़ते हुए नगरी गुण थे। ठीक है, बढ़ते हुए नगरी गुण मतलब नगर ये लोग बसा रहे थे, नगर बना रहे थे, है ना। फिर देखो क्या है कि व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था इन लोगों का, और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। इसका मतलब ये है कि जो 2400 ईसा पूर्व हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है वो लोग खेती भी करते थे। ठीक है, खेत में जाकर के काम भी करते थे। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो मटर की लोग खेती करते, तिल की करते थे, खजूर की करते थे, रुई की करते हैं। तो आज जो तुम कर रहे हो ना, तुम बहुत बड़े कोई वो नहीं हो। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग भी चीज़ें करते थे। ठीक है कोटदी जी नामक स्थान, ठीक है, कोटदीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरणों को प्रदर्शित करता है ये। ठीक है, कौन सा स्थान, कोटजी नामक स्थान। अब देखो परिपक्व मतलब मेच्योर। ठीक है, ए मेच्योर हड़प्पाई सभ्यता के आने पर प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी। हड़प्पाई सभ्यता जैसे कोई शहर है, ठीक है, वो डेवलप कर रहा है, ये यहाँ तक इतना तक शहर लग रहा था, इसके आसपास ये गांव थे। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये भी शहर में जुड़ते गए, शहर फैलता बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, हो जाता है ना ऐसा करके। तो इसी तरह तो जो प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता थी वो धीरे धीरे करके बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में बदल गई। जैसे जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो वर्तमान पाकिस्तान में जो लोथल, एक लोथल नामक वहाँ पे जगह है। ठीक है, लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो वहाँ पर इनके क्या मिले, अवशेष मिले, हमें देखने को मिले कि यहाँ पे कुछ कोई लोग रहते थे, पहले ऐसा कुछ करते थे। ठीक है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 पूर्व से माना जाता है। देखो कोई इसको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता है। ठीक है, कोई लिखा साक्ष्य मिला नहीं, हिंदी लैंग्वेज उनको आती नहीं थी। इनकी जो लिपि मिली है ना, जो ये लोग लिख के भाषा समझते थे, वो भी आज तक हम लोग भाषा को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं कि क्या ये लोग लिखते थे, क्या इसमें लिखा हुआ है। वो लोग साक्ष्य छोड़ के गए हैं, जैसे हम लोग साक्ष्य छोड़ के जाते हैं ना, जब कोई मरता है तो बहुत बड़ा वो दे के जाता है कि भाई हाँ देखो वहाँ पे इतनी ज़मीन लिया है, खाता में इतना पैसा है, निकाल लेना, छोटकौना बेटा कितना पैसा दे देना, अब बड़कौना शादी वादी करा देना, इतना पैसा यहाँ निकाल कर लड़की की शादी करा देना। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी क्रमिक पतन का जब आरंभ हुआ तो माना जाता है कि 1800 पूर्व से इनका पतन हुआ। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पाई सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। ठीक है, सोचो इतनी अच्छी सभ्यता थी, बहुत बिल्कुल बेहतरीन सभ्यता, इससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, है ना। अब इसका अंत हो रहा था। अंत क्यों हो रहा था, उसके रीजन थे। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन बताया जाता है। देखो रीजन एग्जैक्ट तो किसी ने नहीं बता दिया कि भैया यही रीजन है, वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया। कुछ लोग कहते हैं कि नदी के किनारे था, नदी में बाढ़ आ गई तो मर गए। कुछ लोग बताते हैं कि नदी का पानी सूख गया। कुछ लोग बताते हैं अकाल पड़ गया। कुछ लोग बताते हैं सूखा पड़ गया। ऐसे करके सब लोग अपना मत देते हैं। ठीक है, तो कई मत हैं इसके, अभी नीचे पढ़ेंगे। परंतु प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। ठीक है, इनका अंतिम समय कि भैया इतने तक ये लोग थे, इसके बाद से इनका राम नाम सत्य हो गया। अब देखो
इनमें क्या है कि नगरीय योजना और विन्यास, ठीक है, इनके लिए नगरीय योजना कहते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। नगरीय योजना प्रणाली मतलब ये लोग नगर बसाते थे, अलग अलग नहीं रहते थे कि ये लोग ले भैया 2-4 लोग यहाँ रहो, 2-4 लोग यहाँ रहो, 2-4 लोग यहाँ पे रहो, ठीक है, कुछ लोग यहाँ छोड़ के यहाँ रहो, ताकि शेर वेर आए तो पहले इसको खाए, फिर इसको खाए, फिर इसको खाए। ये लोग ऐसे नहीं रहते थे, बोलते थे भाई देख मेरा घर है, बगल में श्यामलाल का घर, बगल में चट्टू का घर, बगल में ऐसे इधर मोटू का घर है ना, इधर खाटू लाल का घर, इधर राजेश पाल का घर है ना, किसी का भी घर, ऐसे घर ये लोग बना डालते थे। ये देखो ऐसे बनाते थे। इनकी एक ख़ास बात यार बताने को मिलता है। देखो हम लोग आज की डेट में हमें लगता है हम लोग बहुत जाहिल लोग हैं। हम लोग दरवाज़ा किस तरफ करते हैं? दरवाज़ा हम लोग रोड की तरफ करते हैं। जैसे ये रोड है तो हम लोग दरवाज़ा इधर की तरफ करेंगे, लेकिन जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग हैं उनके घर का दरवाज़ा इधर की तरफ होता है, पीछे की तरफ। ऐसा क्यों होता था? तो इसमें ये बताया जाता है कि देखो रोड की तरफ कार चलती थी, गाड़ियाँ चलती थी, है ना, कोई भी लोग आते जाते रहते थे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते थे, तो इसलिए वो लोग दरवाज़ा को रोड की तरफ नहीं रखते थे। अब देखो रोड की तरफ दरवाज़ा रहेगा, सो सा के उठे, ऐसे पैदल चले, कोई कार वाला तुमको मार के चला गया, ख़त्म, पहुंच गए हॉस्पिटल। तो इसलिए लोग इतना होशियार थे कि किनारे से दरवाज़ा करते थे, सामने नहीं करते थे, कहीं टकरा गया मर गया तो, है ना, बहुत होशियार लोग थे ये लोग। देखो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के नगरों ने अपने अपने दुर्ग थे, ठीक है, अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानित उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग मतलब बड़े बड़े घर थे, अच्छे अच्छे घर थे, ठीक है, उसमें कुछ लोग जो अच्छे वाले लोग थे, है ना, उच्च वर्ग के लोग। देखो वर्ग यहाँ भी चलता था, है ना, वर्ग आज से नहीं चल रहा, पहले से ही चल रहा है, ठीक है। उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। बड़े बड़े पहले दुर्ग थे। देखो जैसे बड़ा बड़ा घर बना लिए, कुछ लोगों ने बोला भैया देखो हम लोग बड़े लोग हैं तो हम लोग बड़े घर बना लिए। अब देखो ये छोटे लोग का घर बना दिया, भैया देखो तुम भी रहो इसमें, है ना। जैसे देखो मुंबई जैसे शहर में कोई लोग अपना घर खरीद लेते हैं, घर मतलब पूरी ज़मीन वमीन खरीद के बहुत बड़ा सा घर बनवाते हैं, 2-4-10 मंजिल का। अब कुछ लोग के पास ज़मीन नहीं तो फ्लैट बनवा लेते हैं, ठीक है, जो अपना घर बनवा लिया ढेर सारा, बिल्कुल आलीशान घर, मुकेश अंबानी चाचा अपने, है ना। तो हमने बोल दिया ये लोग दुर्ग में रहते थे। किसमें? दुर्ग में रहते थे, उच्च वर्ग के लोग थे। और जो निम्न वर्ग के लोग थे वो लोग ईंटों से बने निर्मित जगह में निवास करते थे, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्टिव सभ्यता है ये। फिर देखो क्या है कि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। ग्रिड प्रणाली क्या होती है? जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, है ना। ये सड़क आई ऐसे काटी, ठीक है, अब यहीं पर आपस में घर बने हुए हैं, एक दूसरे ग्रिड प्रणाली, ये समझना, नाम देखो, ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। अब ये घर है, घर का दरवाज़ा कैसा है? दरवाज़ा मैंने आपको बताया, दरवाज़ा रोड की तरफ नहीं है, ताकि रास्ता खोने का डर न रहे। आज की डेट में तुम अगर लखनऊ की गलियों में खो जाओ तो मिलने ही ना पाओ, है ना, तुमको पता लगे चोरी उठा ले गया ऐसे करके। इधर नगर रहते थे, ये अपना आपका रास्ता है, आप आइए जाइए अपना, है ना। ग्रिड प्रणाली। अन्य भंडारों का निर्माण हुआ। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, 2 चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे सबसे बड़ी। एक मिलती है अन्नागार। अन्नागार मतलब अन्न को जहाँ पर भंडारण किया जाता है, दाल चावल गेहूँ आटा ये सबको रखा जाता है ना, कि बाद में हम लोग इसको खाएंगे जब ख़त्म हो जाएगा हमारे यहाँ का। और दूसरी चीज़ स्नानागार मिला। आज हम लोग बाथरूम बनाते हैं ना, हमसे VIP बाथरूम था इन लोगों का, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का। ये लोग अन्नागार बनाए थे, स्नानागार बनाए थे, ठीक है। अन्य भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगरों की विशेषता थी, है ना, विशेषता थी कि यहाँ के कुछ जो नगर थे वो उनके पास अन्नागार होते थे। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक मुख्य विशेषता। देखो आज हम लोग जली हुई ईंटों से अपना घर बनाते हैं,
आज बनाते हैं। लेकिन ये 2500-2400 साल पुरानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, वो लोग भी ऐसे जली हुई ईंटों से घर बनाया करते थे, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जो मिस्र के अंदर जो मकान बन रहे थे उनका जो निर्माण था, उनके लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग किया जाता था। उनके लिए जो ईंट बनाई जाती थी वो जली हुई नहीं होती थी। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उनके जो ईंट थी वो जली हुई थी, है ना। जली हुई ईंट देखो मजबूत हो जाती है, कठोर हो जाती है ना। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। जैसे मैंने बताया, ये रास्ता है, ये घर है। अब जैसे अभी नगर में देखते हो कि जल निकासी के लिए क्या होता है, जल निकासी के लिए बगल में नाली बनी होती है ना। तो उस समय भी ये लोग नाली बनाते थे, बहुत अच्छी नालियाँ बनाते थे, ताकि जितना भी पानी वगैरह घर में यूज हो रहा है, बर्तन धोने में, खाना बनाने में, कोई भी काम करने में, वो आसानी से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो जल निकासी भी इसकी एक बहुत बड़ी जानने की एक विशेषता थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और चीज़ें हैं। हर छोटे और बड़े शहर के अंदर स्वयं का स्नान घर था और आंगन होता था। हम लोग घर में आंगन निकालते हैं आज, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग पहले से ही स्नानागार बना लेते थे नहाने के लिए। ठीक है, ताकि महिलाएं अलग नहाएं और पुरुष अपना अलग नहाएं, बच्चे अलग नहाएं, है ना। और आंगन निकालते थे ये लोग। और कालीबंगा में बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते। देखो कुछ लोग घर में लोग कुएं करवाते थे, क्योंकि आज के ज़माने में आप देखते हैं कि सभी लोग अपने घर में बोर करवाते, पाइपलाइन करवाते, पानी वाले टंकी का पानी पीते हैं। लेकिन उस समय लोग कुआं करवाते थे। ठीक है, जिसका बहुत बहुत पैसे होते तो कुआं खुदवाता था अपने घर के पास। गांव में 1-2 ठो कुआं होते तो उसी में लोग ले के बाल्टी उलझे पड़े रहते थे ना। देखो धीरे धीरे विकास हुआ, सब चीज़ें बदल गई, कुएं हुए तो गायब ही हो गए, कुएं का पानी भी पीने को नहीं मिलता है। कुछ स्थान जैसे लोथल, धोलावीरा के संपूर्ण विन्यास और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। ठीक है, जो इनकी जो नगर दीवारें थी कई भागों में बढ़िया विभाजित होती, मतलब वेल मेंटेन्ड सोसाइटी थी, हम लोग ऐसे इनको बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कृषि कैसे करते थे, खाना पीना की चीज़ें, है ना। तो देखो हड़प्पाई गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित होते थे। प्लावन मैदान मतलब जहाँ पे आसपास पानी वानी होता था, उपजाऊ जमीन होती थी। ठीक है, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। अब ज़मीन उपजाऊ है तो भाई अनाज का उत्पादन तो होगा ही, जाहिर सी बात है। ये लोग क्या करते थे, गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों में बाजरा उत्पादन के भी संकेत मिले हैं। ठीक है, कि ये लोग बाजरा का भी उत्पादन करते थे, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग का संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलता है। कि मतलब बताया जाए चावल मतलब ठीक ठाक था, लेकिन कह नहीं सकते कि ये लोग चावल भी उत्पादित करते थे। ठीक है, लेकिन गेहूँ, जौ, सरसों ये लोग सब उत्पादित कर रहे थे, मटर भी उत्पादित कर रहे थे। इसका मतलब ये लोग खाने के बारे में बहुत वेल मेंटेन लोग थे, अच्छे लोग थे, है ना। सिंधु सभ्यता में मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती करना प्रारंभ की। सबसे पहले यही लोग कपास की खेती करना प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन उसके अनाज उत्पादन की क्षमता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, किसकी, जैसे देखो भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में इतना ज़्यादा अनाज उत्पादित हो जाता है, इतना ज़्यादा अनाज उत्पादित हो जाता है कि उसकी लोग इज्जत नहीं करते, उसकी लोग कद्र नहीं करते, उसको उनका रेट नहीं मिल पाता है किसानों को। इसीलिए हम उसको अनाज उत्पादन के आधार पर उसको हम लोग बता सकते हैं कि कृषि की प्रधानता उसी में होती है कि उस देश के अंदर कितना अनाज उत्पादित हो रहा है। ठीक है, तो ये लोग अनाज भी बहुत बहुत ज़्यादा उत्पादित करते थे। फिर देखो मुहरों और टेराकोटों की मूर्तियां पर सांड के चित्र मिले हैं। ठीक है, जो सांड होता है, ठीक है, देखते हो ना सांड, इसके सामने ऐसे कपड़ा हिलाते हैं भाई, वो मारता है बिल्कुल, बिल्कुल मतलब मस्त, मार डालूंगा आज तुझे मैं। कैसा बनता है, देखो ऐसे बनता ना, ऐसे इसको पैर होता है, ये पूंछ होती है। अब भैया बड़ा खतरनाक दिखता है, और सींग ऐसे इतनी खतरनाक सींग है ये, बिल्कुल उसके देखो पता है सांड वाला एक समझो,
जो सांड की आँखें होती हैं भाई, ठीक है, आँखें, उसकी आँखों में रॉड और कॉन सेल नहीं होती हैं। जो सेल कलर को डिटेक्ट करती हैं, कलर को पहचान लेती हैं, वो सेल उसकी आँखों में नहीं पाई जाती हैं। तो बोलोगे भैया वो लाल कपड़ा दिखाने से क्यों वो बहक जाता है, हल जाता है? लाल कपड़ा दिखाने से नहीं हलता है, हम जो कपड़े की जिस तरह से मूवमेंट करते हैं ना, हिलाते हैं, उससे वो खिसिया जाता है। ठीक है, कपड़ा तो पहचान ही नहीं पाता है कि लाल कपड़ा है पीला कपड़ा। लाल हटा के कभी पीला कपड़ा कर लेकर ऐसे पहन के जाओ, तुम्हें पीला कपड़े में वो मारेगा, अब खूब मारेगा, दबा दबा के मारेगा। तुम बोलोगे यार भैया वो लाल कपड़ा दिखाते हैं तो मानता है, क्योंकि लाल खतरे की निशानी होता है, लाल लगाया जाता है। बाकी सांड को पता ही नहीं चलता कौन सा कपड़ा है, लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, उससे बस दिख रहा है कोई हला रहा है कपड़े को गलत तरीके से, तो मारने लगते हैं। ठीक है। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। अर्ध शुष्क क्षेत्र क्या थे? मतलब वहां पर पानी थोड़ा सा दूर रहता था। ठीक है, जब वहाँ पे पानी दूर रहता था तो वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता होती थी। सींचने के लिए पानी लाया जाता था नदी वदी, मतलब नदी से, तालाब से। ठीक है। शहरों के अवशेष हड़प्पा स्थल सोरतुगाई अफ़गानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं पाए गए हैं। ठीक है, जो सॉरी नहरों के अवशेष, जो नहर हैं वो इन स्थानों पर पाए गए हैं, कोतुगई में, वो सॉरी सोतुगई में और अफ़गानिस्तान में। लेकिन जो पंजाब और सिंधु घाटी के सभ्यता के जो आसपास का एरिया था वहाँ पर नहर नहीं पाए गए हैं। ठीक है। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने में पशुपालन भी करते थे। ये लोग पशु भी पालते थे, पशुओं का इनका शौक था पालने का, है ना, पशु पालते थे। देखो पशुपालन एक बहुत बड़ा, मतलब एक मार्केट कैप्चर कर लेता है, जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, है ना, ये सारी चीज़ें, पशुपालन एक अच्छा बिजनेस है, उभरता हुआ बिजनेस है अभी का। घोड़े के साँचे सूक्ष्म रूप से मोहनजोदाड़ो और लोथल की एक संयुक्त टेराकोटा की मूर्तियों में मिले हैं। देखो पहले तो इनको सांड मिल देखने को मिला, ये लोग सांड वांड की पूजा वगैरह जो भी करते थे, भैया सांड देवता है ना, सांड गुस्साना मत, और ये लोग घोड़े की भी पूजा करते थे। ठीक है। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अर्च केंद्रित नहीं थी। ठीक है, अश्व केंद्रित नहीं थी। ठीक है, जो हड़प्पाई सभ्य संस्कृति थी वो अश्व केंद्रित नहीं थी। अब देखते हैं इनकी अर्थव्यवस्था का साधन क्या था। अर्थव्यवस्था, अनगिनत संख्या में मिली मोहरे, भैया मोहरे मिली इनके ज़माने में। ठीक है, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधि से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चला। ये लोग भाई व्यापार करते थे, व्यापार में ये लोग एक्सपर्ट थे। ठीक है, ट्रेडर तो नहीं थे, लेकिन ये लोग ऐसे वाला व्यापार कर लेते थे। जैसे छोटे बच्चे आज की डेट में गांव में क्या होता है, अगर बर्फ़ वाला आया तो गांव से गया वो भैया अपने अनाज की बोतल में, मतलब टंकी में निकाला अनाज, गेहूं निकाला, चावल निकाला, बर्फ़ वाले को दिया, बर्फ़ वाला अनाज लिया, उसको बर्फ़ खिला के चला गया, है ना। तो ऐसे ये लोग अपना भैया अपना मतलब कर लेते थे, बाँट वाँट खाने वाने का। ठीक है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप और शंख का व्यापार करते थे। ठीक है, पत्थर का व्यापार करते थे, पत्थर में कुछ बना के बेचाओ। धातु का व्यापार भी करते थे, सीप का और शंख, बजाने वाली शंख होती है ना, उसका भी व्यापार ये लोग करते थे, है ना। लेकिन मतलब ये लोग बिजनेस माइंडेड थे, है ना, बिजनेस इनका दिमाग खूब चल रहा था उस समय। फिर देखो, धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। धातु मुद्रा मतलब जैसे सोने के सिक्का बना दिए, चांदी का सिक्का बना दिए, उससे तुम जाके कुछ खरीद लो, तो उसका प्रयोग ये लोग नहीं करते थे। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। ठीक है, व्यापार की जो वस्तुएं थी, विनिमय प्रणाली, अदला बदली कर लेते थे, भैया तू मुझे ये दे दे, मैं तुझे ये दे दूँ, ऐसे करके। ठीक है। अब देखो, अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। ठीक है, नौवहन प्रणाली मतलब आने जाने की सारी सुविधाएं भी मौजूद थी। भैया हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, है ना, और उनको टहलना भी होगा, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना भी होगा, अपनी बीवियों को घुमाना भी होगा, बच्चों को घुमाना होगा। यहाँ से मिस्र की सभ्यता मेसोपोटामिया में ले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे, ऐसे घुमाने के लिए भी व्यवस्था कर रखे थे ये लोग। भैया बहुत होशियार थे, हल्के मत लेना इनको, है ना। उन्हीं के कुछ लोग हैं आज की डेट में नगर वगर बसाते हैं, प्लाटर बन जाते हैं। ठीक है,
उनके ज़माने के लोग हैं। उन्होंने उत्तरी अफ़गानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां के प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। ठीक है, तो जो उत्तरी आपका अफ़गानिस्तान है वहाँ पर मतलब एक जोन बना दिया था, वहीं से पूरा व्यापार चलाते थे लोग। ठीक है, देखो दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र में हड़प्पा वासियों के वाणिज्य के संबंधित थे। ठीक है, जो दजला थी, फरात नदियाँ थी, उनके आसपास के क्षेत्र में भी हड़प्पाई लोग थे। ठीक है, हड़प्पाई प्राचीन लेपिस लाउजी, ठीक है, क्या है, लेपिस लालजुली मार्ग में व्यापार करते थे लोग। ये मार्ग याद रखना है, लेपिस लालजुली मार्ग में ये लोग व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। ठीक है, उच्च लोगों की, ठीक है, जो उच्च लोग मतलब समझ रहे हो, पैसे वाले लोग से संबंधित ये था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे इनकी संस्थाएं देखते हैं भैया। आवाज़ मेरी बदली बदली लग रही होगी ना, सच फीवर की वजह, सोचो पूरी शरीर बदल गई है, आवाज़ का तो ना पूछो। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लेकिन साक्ष्य मिले हैं, बहुत कम मिले हैं। ठीक है, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों और शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। जो भी साक्ष्य पहले तो मिले नहीं, जो मिले वो पढ़ा भी नहीं जा सका, क्योंकि पता नहीं कौन भाषा में लिख के चले गए यार, ये लोग कुछ पता ही नहीं चला। मुझे मिलते देखे को पीटता गया, सही से लिख, हिंदी में लिख। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफ़ी कठिनाई का कार्य है। भैया ये समझना थोड़ा सा कठिनाई का कार्य है। हड़प्पा स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं कि भैया इनके पास ऐसा कोई मंदिर वगैरह नहीं थी, कि इनके पास कोई बहुत बड़ी सी मंदिर थी, वहाँ पे सब लोग जाके पूजा जो करते थे, ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिला है। अब देखो क्या है, अंततः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व और विद्यमानता को नकारा जा सकता है ना। ऐसे नहीं बोल सकते कि भैया यहाँ पे पुजारी लोग थे, मौलाना लोग थे, है ना, इस ऐसे हम वहाँ पे नहीं बोल सकते, इनको नकारा जा सकता है भैया। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी, यानी कि व्यापार जो कर रहे थे, व्यापारी लोग थे, बिजनेसमैन थे, वो लोग शासन कर रहे थे। ठीक है, उनके द्वारा शासित थी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातत्वीय अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। कि देखो जैसे भारत है, भारत में देखा जाए सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास है, बताओ, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? वो पावर है मोदी जी के पास, है ना। आपके उत्तर प्रदेश से पावर किसके पास है भैया? योगी जी के पास। सामने कुछ बोल दो तो फिर तो तुम गए, ख़त्म, है ना। तो इस तरह करके वहाँ पर इस हड़प्पा सभ्यता में कोई साक्ष्य नहीं मिले भैया कि किसके पास ढेर सारी पावर थी, कोई इसका ठोस सबूत नहीं मिल पाया। लेकिन पावर तो वही है ना, जैसे देखो इंडिया को कौन चला रहा है? बिजनेसमैन चला रहे हैं और पॉलिटिशियन चला रहे हैं आपके, ठीक है। वही लोग तो बड़ा बड़ा गेम खेलते हैं, अब बाकी चला तो पूरे सब लोग रहे हैं, सब लोग पार्ट हैं। अगर आप लोग कुछ खरीदोगे नहीं, सही तरीके से कुछ करोगे नहीं, तो कहाँ से चलेगी चीज़ें? तो चला तो सब लोग रहे हैं, लेकिन मेन कौन चला रहा है? अगर वो लोग ना हो तो आप लोग कहाँ से कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखो, कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था कि कोई शासन करने वाला, तथा समाज में हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। भैया सबसे अच्छी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। समाज में आज हर व्यक्ति को समान दर्जा नहीं प्राप्त है। जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो आज भी उनके अंदर भेदभाव की भावना छिपी हुई है। तो हम इससे कह सकते हैं कि भैया तुम जानवर हो, तुमसे अच्छे हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। तुम हमारे सामने आ जाओ, तुमको जूतों से मारें, और हड़प्पा सभ्यता के लोग आ जाए उनको गले से लगा लें हम, ठीक है। इसलिए देखो, समाज हमारा भारत कब विकास करेगा? जो देश डेवलप कर रहे हैं, जो कंट्री विकास कर चुकी हैं, वहाँ पे जाकर के देखो कैसे हुआ है विकास। आज तो सब भेदभाव में परेशान है, इसीलिए कर लो भारत का विकास, ऐसे नहीं होने वाला है। इसलिए मेरे साथ आप लोग जितने भी लोग पढ़ रहे हैं ना, जीवन में यार कुछ भी करना, लेकिन ये भेदभाव से दूर रहना, जाति पात से दूर रहना, और कुछ भी तुम कर लेना। बहुत गंदी सोच है, बहुत नीचे तक ले जाती है ये। कुछ
पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। कुछ लोग बताते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, जैसे ये यहाँ पे सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, तो यहाँ पर कोई शासक मौजूद था, ठीक है, कोई राजा यहाँ पर था, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी राजा नहीं था, ठीक है। तो आज भी ये मतभेद का कारण बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इनके धर्म के बारे में कि हड़प्पाई जो सभ्यता के जो लोग थे उनका धर्म क्या था, रिलीजन में उनका क्या मतलब चीज़ें थी। टेराकोटा की लघु मूर्तियों में एक महिला का चित्र पाया गया है, ठीक है। जो टेराकोटी जो है उनमें लघु मूर्तियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हैं, तो उसमें एक महिला का चित्र पाया गया। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ में उगते हुए पौधे को दर्शाया गया। बहुत बड़ी बात है ये, महिला के गर्भ में, है ना, पेट के जो नीचे का भाग होता है, यूट्रस जिसको बोलते हैं, गर्भ के अंदर से एक उगते हुए पेड़ को दर्शाया गया था, ठीक है। यानी कि सोचो ये महिलाओं की उस समय कितनी ये लोग इज्जत करते थे, और महिलाएं वैसे भी सम्माननीय हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, गलत निगाहों से नहीं देखनी चाहिए उनको, ठीक है। बहुत बहुत नीचे ले जाएगी आपको अगर ऐसा कोई भी करता है तो, ठीक है। तो ये लोग सोचो कितनी इज्जत करते थे उनकी, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि सोचो उस वहाँ से गर्भ से एक आपका जन्म हुआ है, उसी गर्भ से, है ना। आगे देखते हैं। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। जो पृथ्वी, देखो पृथ्वी में आप बीज डालोगे पौधा उगेगा, एक बीज डालोगे 10 बीज बन के मिलेगा, ठीक है। तो ये लोग जो थे वो उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह से करते थे। ये लोग भगवान की पूजा नहीं करते, पृथ्वी की पूजा करते थे। जिस प्रकार से मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। जो मिस्र के लोग थे, मिस्र के बगल में नील नदी बहती थी, ठीक है, पानी वानी उसी से पीते थे, उसे सारा कुछ इनका काम चलता था। तो ये लोग बोलते थे भैया ये देवी है, इसे पूजा करो। तो ये लोग इस तरह पृथ्वी की पूजा करते थे, ठीक है। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए जो योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं, ठीक है। पुरुष देवता, ठीक है, कोई भी पुरुष देवता इनके जो भी थे वो योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके चित्र ऐसे करके पाए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि देवता के एक तरफ हाथी था, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बना था। जो देवता बीच में यहाँ पे बैठा हुआ था, है ना, मान लेते ये देवता था, ठीक है। तो इसके एक तरफ बाघ था, इधर की तरफ बाघ था, इधर की तरफ गैंडा था, ठीक है, और सिंहासन के पीछे जस्ट भैंसा था, है ना, भैंसा का चित्र लोग बनाए थे। उनके पैरों के पास 2 हिरन का चित्र, ये पैर थे, यहाँ पर 2 हिरन बना दिया गया था, ठीक है। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है, ठीक है। इनको नाम इनका दिया गया पशुपतिनाथ महादेव, ठीक है। महादेव शंकर जी का जो नाम आता है ना, शंकर जी बिल्कुल मस्त आदमी थे यार, बिल्कुल जहर थे वो, ठीक है। तो पशुपति महादेव की संज्ञा दी गई, ठीक है। अनेक पत्थरों पर लिंग और स्त्री जनन अंगों के चित्र भी पाए गए, ठीक है। ये लोग पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन ये लोग सारी चीज़ों को समझ रहे थे, ठीक है। जैसे इस सिविलाइजेशन के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों पशुओं की पूजा करते थे। देखो भैया, वृक्ष अगर पूजा करोगे तुम्हें खाने पीने का सामान देगा, पशु की पूजा करोगे तुम्हें दूध देगा, घी देगा और सारी चीज़ें तुम्हें पशु देगा, है ना। जो पशु पूजा नहीं करोगे, पेड़ काट डालोगे, 4 दिन बाद मानो कि जनसंख्या भी खत्म हो जाएगी पृथ्वी पर, जाओ क्या करोगे फिर तो चांद में बसना पड़ेगा भाई, अपने इलॉन भैया से मिलना पड़ेगा, है ना। तो इलॉन को फ़ोन लगा देते, बात करेंगे इलॉन से। चलो बाद में कल बात करेंगे, ठीक है, आज मन नहीं है। इलॉन सो गया होगा ना अभी, डिस्टर्ब नहीं करते सबको ऐसे। या तो बिल गेट्स के पास फ़ोन कर लेते हैं, अरे हटाओ बिल गेट, अरे ये लोग सब छोटे छोटे लोग हैं, बाद में फ़ोन करेंगे कभी, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड, ठीक है। सबसे पहला महत्वपूर्ण पशु था एक सींग वाला गैंडा और दूसरा
कुबड़ वाला सांड, यानी कि सांड था है मतलब था उस जमाने में, और उसका से कुबड़ निकला, जैसे ऊँटवा कुबड़ निकला रहता है ना, कुबड़, इसी तरह। ये देखो सांड बन गया, सींग बन गई इसकी, ये पूंछ बन गई, ये कुबड़ निकल गया। ठीक है, इतनी अच्छी कला नहीं है लेकिन बना लेता हूँ मैं कला। मेरी कला खराब मत करनी, दौड़ा के मारूंगा मैं तुमको। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए, है ना। ताबीज वगैरह पर ये लोग विश्वास करते थे, है ना। तो अधिक मात्रा में ताबीज भी देखने को मिली। देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, है ना। इसका एंडिंग पॉइंट कैसे हुआ, क्या हुआ आखिरकार, क्या रीजन थे एंडिंग पॉइंट के। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित है। कोई एग्जैक्ट नहीं बता पाया कि इसके कारण से इसका पतन हुआ। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजाति जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जो इंडो यूरोपियन की जो जनजातियां थीं वो सिंधु घाटी की सभ्यता पर आक्रमण कर दी और उसे हरा दिया, उसको नष्ट कर दिया। एक तो ये बताया जाता है। दूसरा बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृति में कई ऐसे तत्व पाए गए जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि भैया आक्रमण हुआ विलुप्त हो गई, लेकिन कुछ ऐसे सबूत भी पाए गए जिसमें देखा गया कि ये भैया आक्रमण में एकदम विलुप्त तो नहीं हुई, विलुप्त हुई, थोड़ा सा कुछ लोग मारे गए लेकिन एकदम से लोग नहीं मारे गए। ठीक है, दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक जन्य को देते हैं। ठीक है, प्रकृति जन्य को देते हैं, मतलब बताते हैं कि भैया प्रकृति में कोई ऐसी हलचल हुई थी जिसके कारण से लोग मर गए। ठीक है, प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकती हैं। भूगर्भीय मतलब भूकंप आ गया है, या फिर अचानक से क्लाइमेट परिवर्तन हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, इसके कारण से लोग मर गए, ये भी बताया जाता है। ठीक है, यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिक विक्षेपों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण से अत्यधिक भागों में भूकंप की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था, उसके आसपास भूकंप आ गए तो भाई सारे लोग मर गए। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान में बदलाव भी हो सकता है। ठीक है, वर्षा के बारिश के लिए जो बदलाव हुआ उसका भी माना जा सकता है उसको। ठीक है, एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। ठीक है, नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में दिक्कत आ गई, खत्म हो गया। ठीक है, इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की मंद गति से हुआ परंतु निश्चित कारण माना गया है। ठीक है, यानी कि पतन जो, देखो किसी भी चीज़ का पतन होता है वो धीरे धीरे हो। जैसे कोरोना आया, पहले चीन में था, धीरे धीरे फैला, अचानक से नहीं फैला कि एक दिन आया फैला 15-20 करोड़ लोगों को मार डाला, नहीं, धीरे धीरे फैला। तो पतन धीरे धीरे होता है, तो इनका भी पतन ऐसे ही बताया जाता है कि इनका पतन एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके इनका पतन हो गया। ठीक है, कई विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। ठीक है, अगर अचानक से जलवायु परिवर्तन हो जाए, पहले तुम गर्मी में रह रहे हो, तुरंत ठंडी आ जाए, तुरंत आ जाए ठंडी, मतलब आज तुम सोए बिल्कुल पंखा चला के और सुबह देखे तुम्हारे दरवाजे में बर्फ़ जमी हुई थी। तो अगर अचानक से जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या होगा, जनजातियाँ तुरंत भाई नष्ट हो जाएंगी, एडॉप्टेबिलिटी की क्षमता रहेगी ही नहीं, सहनशीलता की क्षमता रहेगी ही नहीं, है ना, मर जाओगे तुरंत। तो कारण इसका ही बताया जाता है जलवायु परिवर्तन हो कुछ। ठीक है, तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरस्वती नदी का सूखना, जो इसके बगल में जो नदी बहती थी सरस्वती नदी, वो सूख गई, पानी नहीं मिला, मर गए। ठीक है, 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था, परंतु ये जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण था, जबकि अन्य कुछ यह निष्कर्ष है कि इस क्षेत्र में एक बड़ी बाढ़ आ गई। ठीक है, ऐसा भी बताया जाता है कि नदी के किनारे था, या तो सूखा पड़ेगा या तो बाढ़ आएगी। तो कुछ लोग सूखा पड़ने के एग्जाम्पल दिए और कुछ लोग अपना ज्ञान बैठा दिए कि बाढ़ आ गई, ढेर सारा पानी आ गया, इनके खाना वाना भर डाला पानी, लोगों को डुबा डाला, मार डाला, खाना नहीं मिला, पानी हो गया, मर गए सब लोग। आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि अगर इस पृथ्वी का विनाश होगा तो
पानी से ही होगा, है ना। क्योंकि देख रहे हो कि जो आपका आसपास का जो समुद्री एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे जो स्थल है, ज़मीन है, उसको पूरा कैप्चर कर रहा है, पानी से होगा। लेकिन वो पानी कैसा होगा? गंदा पानी होगा, ठीक है। तो इस तरह करके धीरे धीरे करके पतन हो गया। पतन होने के बाद फिर नई सभ्यताएं शुरू होती गईं और आज आप पहुंच चुके हैं 2022 में, और आज आप लोगों ने भाई-ओ-मन से इस चीज़ को पढ़ लिया है। और आपको कोई जो टॉपिक से छोटे छोटे पढ़ना है तो भाई जाके पढ़ लो। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज का हमारा एक कोट बहुत अच्छा कोट है। हम लोग हार मान लेते हैं बहुत जल्दी, छोटी छोटी चीज़ों में उदास हो जाते हैं। देखो, अगर हर बीज पेड़ बन सकता है, देखो अगर एक खेत है आपका, है ना, और उसमें आप 100 बीज डालते हो, तो जाहिर सी बात है अगर सबको सही तरीके से वातावरण मिला, सही तरीके से फलने फूलने का, क्लाइमेट चेंजेस मिले, पानी मिला, है ना, तो क्या होता है? हर बीज आपका पेड़ बन जाएगा, ठीक है। तो सोचो, अगर हर बीज पेड़ बन सकता है तो हर व्यक्ति कामयाब भी हो सकता है। आप लोग कामयाब हो सकते हो, ठीक है। कुछ कामयाबी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कामयाबी ऐसे लोगों को नहीं मिली जिनके पास 36 घंटे होते थे, जिनके पास 48 घंटे होते थे, है ना। सबके पास 24 घंटे होते हैं एक दिन में, ठीक है। सब लोग वही गेहूं की रोटी खाते हैं, वही दाल खाते हैं, वही चावल खाते हैं। कोई अलग से खाना नहीं आता कि मंगल से खाना उनका आ रहा हो तब वो लोग खाते, तब लोग कामयाब हो जाते हो। भैया सब कामयाब ऐसे लोग होते हैं, आप जैसे लोग, ठीक है। तो कभी भी जीवन में हार मत मानना, बिल्कुल लगे रहो। निश्चित रूप से कोई भी चीज़ को टारगेट फिक्स करोगे तो यार वो मिल जाएगी। बस 100% अपना सही तरीके से दिल से दो, दिल से। क्योंकि अगर तुम दिल से चीज़ों को नहीं दोगे, हल्के में चीज़ों को ले लोगे ना, दिक्कत हो जाएगी। जब ये सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको एक मानसिक शक्ति की ज़रूरत होगी, ठीक है। किसकी? मानसिक शक्ति की। तो मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको ध्यान करना है, और शारीरिक शक्ति को बनाने के लिए आपको खाने पीने पर ध्यान देना है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ये क्लास कैसी लगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।